तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं लेके आया हूँ मध्य प्रदेश लाइनमैन की जो आंसर की आई है उसको किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना, यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो किस तरह से डाउनलोड करें और कौन कौन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लेना और टोटल जो पोस्ट थी कितना आपका कट ऑफ जाएगा, ये हम सब आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो आपको सबसे पहले किस तरह से सर्च करना है, तो आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पर आप नॉर्मल हमारा ओपन करिएगा MP लाइन अटेंडेंस आंसर की। आप जैसे सर्च करोगे आपको पूरा चीज़ें ये मिल जाएगी। यहाँ से गूगल सर्च से जाओगे आप, यहाँ पर सीधे आओगे, किसी भी साइट पर आ जाओ, आप डायरेक्ट जाओगे, यहाँ पे गए, आपने इसको क्लिक करा, वैसे ही आ जाओगे आप इस वाली पोजीशन पे। और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलेगा उत्तराखंड, तो यहाँ क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरह की प्रोफाइल खुलेगी, ये आपको दिख रहा होगा। इस प्रोफाइल में आपको नॉर्मल आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना हो, कैप्चर डालना। यदि आप भूल गए यूज़र नेम तो यहाँ पर आपका फॉरगेट प्रोफाइल यूज़र नेम है, पासवर्ड है। आपने जो नंबर दिया था मोबाइल नंबर, उस पर आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी, ईमेल आईडी और इस पर। तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या कट ऑफ रहेगा और क्या किस तरह से कब तक ये रिजल्ट हमको दे देंगे, तो हम इसको पूरा देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन थे और कौन कौन क्वेश्चन गलत गए। दोस्तों आप भी यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है कि कितनी तारीख को है, ये 27 मार्च को लाइन अटेंडेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनर के उसमें हुआ था। तो किस तरह से इसमें क्वेश्चन है, तो अब मैं ले जाता हूँ टेक्निकल क्वेश्चन पर कि कौन कौन से टेक्निकल क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन उठाना है और क्या है उनका आंसर। तो हाँ, हम 56 से चालू हुए क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पूरा कि किस तरह से ये क्वेश्चन है। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ यदि हो जाता था। हाँ, तो इसको मैं इस तरह से, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि कार्बन इस्पात में कार्बन अंश सामान्य कितना होता है। तो जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो जो कार्बन होता है वो एक तरह से किसी भी हमारा जो मेटल है उसमें इसलिए मिला जाता है कि उसका रेजिस्टेंस हाई रहे, तो उसमें इसलिए यूज़ किया जाता है। उसमें कितना कार्बन, तो 0.50% से 1.5% इन्होंने आंसर दिया है। पर सर ये आंसर तो इन्होंने दिया, तो क्या रियल में यही आंसर? हाँ, यही आंसर है, क्योंकि आप गूगल पे करोगे 0.60% से 1.5% तक क्या होता है, इसमें कार्बन मिला होता है कार्बन इस्पात में। क्लियर है आपको ये बात? तो इसीलिए ये 1.5% यही ऑप्शन में था, बाकी में 4%, 6%, 12% जो कि है ही नहीं। क्लियर ये बात? तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अर्थिंग। तो मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, अर्थिंग का मुख्य कार्य क्या है। तो अर्थिंग हम क्यों करते हैं, तो हम मानव और उपकरण को बिजली के झटके से, करंट के शॉक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि जहाँ पे भी हम अर्थिंग कर रहे हैं उसका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो विद्युत विनिमय चालकों में सीधे भूमि से जोड़ देते हैं, यानी हम जो लाइव वायर होते हैं, चालक को जो लाइव हम कह सकते हैं कि लाइव जिसमें फेज आता है वो जोड़ते हैं। नहीं, अर्थिंग के लिए तो अलग वायर यूज़ करते हैं। तो हम जो फेज वायर को अर्थिंग से कनेक्ट कर दे। नहीं, अचालिक धातु पार्ट्स को लो प्रतिरोध चालक द्वारा भूमि में जोड़ा जाता है। हाँ, अचालिक धातु पदार्थ जिसमें करंट नहीं आ रहा उसमें हम क्या करते हैं, लो प्रतिरोध के द्वारा भूमि में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसका यह आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी। तीसरा क्वेश्चन है, रॉड या पाइप इलेक्ट्रोड के लिए न्यूनतम आवश्यक लंबाई कितनी होगी। जो हम अर्थिंग करते हैं तो उसमें रॉड या पाइप जो लगाते हैं वो कितना फीट होना चाहिए, कितना मीटर होना चाहिए। तो फीट की बात करते हैं तो हम 8 फीट रॉड का यूज करते हैं। कितने फीट? 8 फीट। और मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना, 2.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल आपका सही है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, एक एक चीज नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रणालियों में अर्थिंग और ग्राउंड के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो अभी मैंने बताया अर्थिंग का मेन काम क्या होता है, मानव और उपकरण को बिजली के झटके से बचाना और वहाँ का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए।
तो पहले तो विद्युत अर्थिंग का उपयोग विद्युत उपकरण को सुरक्षा के लिए किया जाता है, जबकि ग्राउंडिंग मानव सुरक्षा के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अर्थिंग हम विद्युत उपकरण की सुरक्षा करते हैं, जबकि ग्राउंडिंग मानव सुरक्षा के। भैया जब तक हम पूरी प्रॉपर अर्थिंग नहीं करेंगे, ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, तो भैया हम दोनों को बचाने के लिए हम तो करते हैं। तो दोनों में कोई अंतर है क्या? अर्थिंग और ग्राउंड में एक ही अर्थ है? नहीं, ऐसा नहीं है। उच्च वोल्टेज का तो कुछ वो रोल ही नहीं रहता। अर्थिंग विद्युत प्रघात के लिए है, जबकि ग्राउंडिंग प्रणाली स्थायित्व पर केंद्रित होती है। यानी मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर देता हूँ। अर्थिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल शॉक, अर्थिंग जो होती है आपको इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है। वाइल द ग्राउंडिंग फोकस द सिस्टम स्टेबिलिटी, यानी क्या करती है, जो ग्राउंडिंग होती है वो सिस्टम को स्टेबल करने के लिए फोकस करती है। क्लियर है ये बात? तो इसका आंसर भी ये सही होगा। अगला है व्हाट इज द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर यूज्ड, यानी भूमि प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग क्यों किया जाता है। सभी को बात क्लियर है कि हम क्यों करते हैं, कि हम दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध नापने के लिए, कि हम इसलिए भूमि का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि हम वहीं पर अर्थिंग करेंगे जहाँ भूमि का रेजिस्टेंस 1 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। हम घर का भी अर्थिंग करते हैं तो वहाँ पर 1 ओम से अर्थिंग कम होना चाहिए या 5 ओम से कम होना चाहिए, यानी इसके क्राइटेरिया होता है। तो इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। तो भूमि के दो बिंदुओं के बीच हम प्रतिरोध नापते हैं। क्लियर है? यानी दो बिंदुओं के बीच हम प्रतिरोध नापते हैं कि कम होना चाहिए। व्हाट शुड बी डीसी मोटर फेल स्टार्ट ड्यू टू नो टर्मिनल वोल्टेज, यदि कोई डीसी मोटर है टर्मिनल वोल्टेज के अभाव या अनुपस्थिति के कारण चालू नहीं हो पाती, तो किस चीज की जांच करनी चाहिए भैया? यानी टर्मिनल वोल्टेज, एक मोटर है, उस मोटर के मेन टर्मिनल में ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, यानी यहाँ टर्मिनल है 3 पॉइंट है, वहीं पर आप चेक करो वहीं वोल्टेज नहीं आ रहा, तो आप मोटर का रेजिस्टेंस चेक करोगे। मोटर के अंदर की बात, तो मोटर के बाहरी का वोल्टेज नहीं आ रहा था, मोटर की स्पीड से तो कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर कैसे खराब हुई? हम नेम प्लेट की रेटिंग के विरुद्ध आने वाली वोल्टेज पे देखेंगे कि उसके बाहरी जब वोल्टेज में नहीं आ पा रहा तो उसमें कुछ ना कुछ भाई वोल्टेज या तो कहीं ना कहीं वोल्टेज का इशू है। क्लियर है ये बात? डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग को कैसे संयोजित करते हैं? तो डीसी जो शंट मोटर होती है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, और ये आर्मेचर जो होता है हमारा, ये आर्मेचर होता है, इसको हम A1 A2 देते हैं, और फील्ड वाइंडिंग को F1 F2, और ये हमारा लगाते हैं डीसी सप्लाई। तो जो होती है उसके क्या होती है, आर्मेचर यानी मोटर के क्या होती है, समांतर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम। डीसी शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में कनेक्ट करते हैं, आपको दिख रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है विच टाइप डीसी मोटर, यानी उच्च पर्वत बाल घूर्ण और उत्तम चाल नियम दोनों की आवश्यकता वाला अनुप्रयोग किस प्रकार की डीसी मोटर होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका मतलब होता है हाई टॉर्क और अच्छा स्पीड रेगुलेशन वाली मोटर कौन सी होती है डीसी में। तो आपको याद रखना है, अब बहुत सारे बच्चे इसमें सीरीज मोटर लगा के आए होंगे। याद रखिएगा, जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क का तो अच्छा होता है, पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये मोटर का आंसर आएगा ही नहीं। बच्चे बहुत सारे सीरीज मोटर लगा के आए इस क्वेश्चन का आंसर। सर फिर क्या होगा, डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है? तो डीसी कंपाउंड मोटर होती है जिसमें दोनों वाइंडिंग, सीरीज भी होता है और शंट वाइंडिंग भी होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है। सर इसमें होता क्या है, यानी इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कितना होता है, 450%, यानी अपनी ताकत से। यानी मान लीजिए एक मोटर है, उसको यदि 100 ग्राम उठाना, पर आपने बोला कि हमने कंपाउंड मोटर लगा दी तो वो 400 ग्राम वजन का लोड ले लेगी। क्लियर है? यानी अपने से 450% ज़्यादा लोड पे भी काम कर लेगी। उसकी स्पीड वोल्टेज यानी स्पीड रेगुलेशन, तो स्पीड रेगुलेशन में कितना 20 से 25% उच्च हो जाता है। तो डीसी कंपाउंड मोटर में ये फर्क होता है। डीसी शंट मोटर का यानी हमारा जो टॉर्क होता है वही कम होता है, तो ये ऑप्शन में भी नहीं आता। और यूनिवर्सल मोटर हम डीसी की बात कर रहे हैं, तो ये डीसी का आंसर में यही आएगा। क्लियर है? अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की जो स्पीड होती है वो जो यानी चाल होती है वो आर्मेचर वोल्टेज के क्षेत्र धारा से कैसी होती है। तो इसका एक सूत्र होता है जो डीसी मोटर का होता है दोस्तों, एक सूत्र होता है कि डीसी मीटर की जो स्पीड होती है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कि जो एन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर वोल्टेज अपॉन फील्ड करंट, है ना। यानी क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि डीसी मोटर की जो चाल होती है, एन यानी क्या होती है, चाल, वो वी ए यानी आर्मेचर वोल्टेज। तो आर्मेचर वोल्टेज के तो क्या होती है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल होती है, पर फील्ड करंट के क्या होती है, स्पीड विथ क्रमण, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका आंसर ये आएगा दोस्तों। क्लियर है सभी को? तो आंसर समानुपाती और विथ क्रमण। ये सूत्र यदि नहीं पता हो तो लिख लीजिए, आने वाले एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। यदि आप
कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से निःशुल्क आप इस तैयारी को कर सकते हो। ITI TO मध्य प्रदेश लाइनमैन की भी हमने कराई थी, उसके बाद हम राजस्थान हेल्पर की, DRDO, MPPGCL सभी एग्जाम की तैयारी टेक्निकल हम निःशुल्क करा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग डिजाइन में फ्रंट पिच का क्या काम होता है। तो फ्रंट पिच का मतलब काम होता है जो हमारा जो स्लाटें होती है उन स्लाटें को प्रॉपर स्लाटों में यानी आगे की तरफ प्रॉपर स्लाटों में फ्रंट वितरित करे, यानी जो कोइल होती है उसको प्रॉपर आगे को खांचों में प्रॉपर जाए और हार्मोनिक को कम करे। हार्मोनिक क्या होता है सर? तो हार्मोनिक क्या होता है, जो हमारी सप्लाई होती है AC सप्लाई होती है, तो AC सप्लाई में क्या होता है, उसमें AC सप्लाई में जब साइन वेव बनती है, मैं बताता हूँ, AC सप्लाई में जो साइन वेव बनती है तो साइन वेव में के साथ साथ एक अन्य आवृत्ति भी बन जाती है। उस आवृत्ति के कारण, उस फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है वोल्टेज और करंट में, और जिसके कारण पावर में भी उतार चढ़ाव होता है, उसको बोलते हैं हार्मोनिक। और इसी हार्मोनिक को, उतार चढ़ाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसको रखते हैं, फ्रंट पिच को। क्लियर है? आपको समझ में आना चाहिए फ्रंट पिच क्यों रखा जाता है। मैंने अच्छे से समझा वीडियो को, आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर। DC जनरेटर किस नियम पे काम करता है। तो दोस्तों DC जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। हमारा DC जनरेटर, हमारा ट्रांसफार्मर, मोटर सभी किस पे काम करते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। जब किसी बंद सर्किट में हम किसी चालक में यानी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को हम रखते हैं तो उसके चारों ओर क्या बनने लग जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, और इसी को काट करके वो क्या बनाता है, वोल्टेज। क्या बनाता है, वोल्टेज। क्लियर है? और इसी पर क्या काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर और जनरेटर। जब हम किसी चालक चुंबकीय क्षेत्र चालक में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा वोल्टेज उत्पन्न करता है। ये किसका नियम है, हमारा DC जनरेटर। कोइल पिच क्या होती है? तो कोइल पिच क्या होती है, तो कोइल पिच होती है दो समासन कुंडलियों के केंद्रों के बीच की दूरी। यानी जो हमारी जो कोइल होती है, मोटर के अंदर हम जो कोइल डालते हैं, जो तार होते हैं मोटर के अंदर जो कोइल डालते हैं, उनके जो केंद्र से, सेंटर से दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, पोल पिच बोलते हैं। क्लियर हुआ होगा आपको ये क्वेश्चन भी। यदि DC मशीन में पोलों की संख्या को 2 गुना कर दे तो पोल पिच क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों, पोल पिच का भी क्या होता है, सूत्र। तो पोल पिच आपको दिख रहा होगा, पोल पिच बराबर होता है हमारा पोल, और यह होता है स्लाटों की संख्या, यह चालकों की संख्या भी होती, स्लाट की संख्या आपको दिख रहा होगा। स्लाट ये ऐसा है ना, स्लाटों की संख्या। वो थोड़ा सा समस्या आ रही है लिखने में, मैं इसको एक बार रखता हूँ। क्या होता है हमारा DC में, पोल बराबर होता है, पोल पिच बराबर होता है, पोल पिच बराबर होता है हमारा स्लाटों की संख्या। ये पोल पिच बराबर होता है हमारा स्लाटों की संख्या, स्लाटों की संख्या बटे पोल। क्लियर है? अब देखते हैं इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला कि स्लाट कितने आपके पास, कितने हैं, पोलों की संख्या कितनी कर दी, 2 गुनी गए, तो 2 गुनी पोल कर दिए। स्लाट तो इन्होंने वैसे रखे है ना, तो इन्होंने बोला पोल पिच, तो पोल पिच क्या हो जाएगा, आधा, 1/2। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा। क्लियर है? अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई आर्मेचर है, यानी कोई DC मशीन का आर्मेचर, उसमें चालक कितने, 72 है, 36 कुंडली है और 36 खांचे हैं और 4 पोल है, तो पोल पिच क्या होगा। तो वही पोल पिच, ध्रुव पिच को वही पोल पिच, तो ध्रुव पिच का फार्मूला वही होता है, क्या होता है, पोल पिच बराबर या तो स्लाटों की संख्या या चालक की संख्या। तो चालक की संख्या बटे पोल। अब चालक की संख्या कितनी है, तो 72 है, 72 बटे ध्रुव कितने, 4 को जब काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो पोल पिच कितना आ जाएगा, 18। तो इसमें आंसर है चालकों के पदों कितने, 18 टर्म ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक न्यूट्रल बिंदु एक अभिनय वाले स्टार कनेक्टेड संतुलित लोड के लिए 1 वाट मीटर विधि का उपयोग करके कुल शक्ति की गणना कैसे करते हैं। तो 3 वाट मीटर विधि होती है, 1 वाट मीटर, 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर विधि दोस्तों। तो 3 वाट मीटर विधि में क्या होता है, पहले तो 1 वाट मीटर में हम इसमें संतुलित लोड को यानी बैलेंस लोड को ही ज्ञात कर सकते हैं, ये 3 फेज में, और इसमें हम स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन को उपयोग करके हम इसको पावर को ज्ञात कर सकते हैं। तो जो पावर आती है वो कुल पावर को हमको कितने से गुणा करना पड़ता है, 3 से गुणा करना पड़ता है। किससे गुणा करना है, VL cos थीटा, कितने से गुणा करना पड़ता है, 3 से गुणा करना पड़ता है। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति को नापने के लिए, तो याद रखिएगा शक्ति को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, वाट मीटर का। रेजिस्टेंस को नापने के लिए, प्रतिरोध को नापने के लिए ओम मीटर का। वोल्टेज को नापने के वोल्ट और करंट को नापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। क्लियर है?
दोस्तों। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि एक ऊर्जा मापी संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दिए गए कथन कौन कौन सा सही है। तो हम क्या करते हैं, एक जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, हमारे घर पे जो मीटर लगता है, उस मीटर के अंदर जो दो कॉइल लगी होती है, एक करंट कॉइल होती है और पोटेंशियल कॉइल, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल को बोलते हैं हम विभव कुंडली पोटेंशियल, और एक होती है करंट कॉइल। तो पोटेंशियल कॉइल होती है, जो लोड होता है उस लोड के क्या लगा से संयोजित कनेक्ट जुड़ी हुई रहती है, क्लियर है। और उसके बाद धारा कुंडली में महीन तार के कई फेरस कुंडली, इससे भाई तार ज्यादा लपेटने से कम लपेटने से क्या फर्क होगा, किससे कनेक्ट है ये समझ में आएगा। तो पहला ये सही है। दूसरा, विभव कुंडली में अत्यधिक वोल्टेज के कारण विषम उत्पन्न होता है। विषम उत्पन्न होता है क्या, नहीं, इसमें होता है जी। विभव कुंडली में वोल्टेज के कारण विषम, अब देखते हैं विषम यानी क्या होता है इंग्लिश में थोड़ा सा। एक्सिव वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल कॉइल कैन द क्रिपिंग, हाँ क्रिपिंग होता है उसमें, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिपिंग के कारण ही हम वही कॉइल को सही लगाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जो चौथा होता है, उसका कारण चौथा क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट, ब्रेक मैग्नेट होता है जो विरोधी बल को आघूर्ण क्या करता है, उत्पन्न करता है, और एल्यूमिनियम का डिस्क लगाते हैं। तो 1, 3 और 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव उपकरण का अंशांकन क्यों महत्वपूर्ण। अंशांकन का मतलब होता है कोलिब्रेशन। हम कोलिब्रेशन क्यों करते हैं, एक मीटर है, वो मीटर यानी हमारा परफेक्ट चीज ना पे रहा कि नहीं। जैसे हमने बोला कि भाई 10 एम्पियर करंट ले रहा है, तो भाई 10 के आसपास होना चाहिए। 10 यानी 9.9 हो गया, 9.8। अब आपके यहाँ करंट 10 आ रहा है, पर वो बता उसमें रहा 14, 13, तो भाई आपके यहाँ तो मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ जाएगी। तो इस हिसाब से इसी को बोलते हैं कोलिब्रेशन, और इसी को मानव उपकरण को आशंकन। तो वो सुनिश्चित करने के लिए कि मापन वास्तविक मान के अनुरूप है कि नहीं, या ना वास्तविक मान के आसपास भी है कि नहीं, इसके लिए हम कोलिब्रेशन करते हैं, क्लियर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन फिक्स रेजिस्टेंस बताता है। फिक्स रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं हम फिक्स रेजिस्टेंस। प्रतिरोध पता ही है, एक ऐसा अपरिवर्तित प्रतिरोध, एक स्थिर प्रतिरोध का मान होता है जिसको हम बदल नहीं सकते, यही आंसर है। जिसको हम बदल नहीं सकते वो हमारा क्या होता है, फिक्स रेजिस्टेंस। पीवर कैपेसिटी, शुद्ध धारिता परिपथ में धारा के अनुरूप ईएमएफ अग्रमानी होता है कि पश्चिमगामी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये सारी चीजें, कम से कम इस टॉपिक में अभी तक मैं जो पढ़ाया मैंने 27 से 28 क्वेश्चन ऐसे देख ले कि ये जो अभी तक आ चुके हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था सर, क्या होता है हमारा, तो हमारा जो शुद्ध कैपेसिटर होता है, कैपेसिटी सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर सर्किट में हमारा क्या होता है, करंट जो होता है वो कितना 90 डिग्री वोल्टेज से क्या होता है, आगे होता है। 90 डिग्री करंट, ये वोल्टेज है, वोल्टेज से कौन आगे निकल जाता है, 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में याद रखना, जो करंट होता है वो 90 डिग्री आगे निकल जाता है, किससे, वोल्टेज से। और वैसे ही जो हमारा इंडक्टर होता है, जो कुंडली होता है, कुंडली के केस में क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है, जो हमारा करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे हो जाता है वोल्टेज से, क्लियर है इतनी बात। अब अगला, किसी पदार्थ का पैराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिकल स्टैंड का मान घटता तो उसमें संधारित्र की धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता भी कम होगी, कैपेसिटेंस भी क्या होगा, कम होगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। धारिता यानी उसमें कुचालकता, पराविद्युता की कुचालकता, तो कुचालक जैसे जैसे हम कम घटती जाएगी उसकी धारिता का भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्लियर है। अब अरेखीय प्रतिरोध क्या होता है, अरेखीय प्रतिरोध किसको कहते हैं हम, तो अरेखीय प्रतिरोध किसको कहते हैं दोस्तों, तो अरेखीय प्रतिरोध वो होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। ओम का नियम का पालन यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है, वोल्टेज और वो रेखीय नहीं होता, वो कैसा होता है, ऐसा अरेखीय होता है, उसको बोलते हैं अरेखीय। तो अरेखीय इनमें से कौन सा होता है, तो थर्मिस्टर होता है दोस्तों। थर्मिस्टर एक अरेखीय प्रतिरोध होता है जिसका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी आप तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका हम जो हमारा गीजर होते हैं इनमें इसका थर्मिस्टर का यूज होता है। अगला, कृत्रिम स्थायी चुंबक बनाए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त होती है, तो निकिल का उपयोग हम स्थायी कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा बनाई गई चुंबक को बनाने के लिए हम निकिल का उपयोग करते हैं, क्लियर है इतनी बात। अगला, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अभी बताया था मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस केस में कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव। करंट में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणीय प्रतिघात। यानी जो करंट का क्या करता है, अपोज करता है, एसी करंट का विरोध करता है, उसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरणीय प्रतिघात। तो अपोज द एसी करंट फ्लो केस द इंडक्शन, यानी प्रेरित के कारण एसी धारा का प्रवाह का क्या हो, विपरीत, विरोध करे, विपरीत यानी वही विरोध करना, तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बस कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, आपको भी समझ में आएगा कि हमने क्या गलत करा है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने ये अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस में वोल्टेज धारा के भी संबंध, तो अभी मैंने बताया था जब जो कुंडली होती है इंडक्टिव केस में क्या होता है, जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ देख लीजिए
जिसके कारण धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे हो जाती है, 90 डिग्री पीछे। तो ये इसका आंसर आएगा। अब ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों मैंने कराए हैं। किसी प्रेरित में 60 हर्ट्ज एसी की आवृत्ति जो है उसका प्रेरणी प्रतिघात 3.77 ओम है, तो उसका प्रेरक तत्व कितना हेनरी होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको प्रेरक तत्व का सूत्र याद होना चाहिए, XL बराबर 2πfL। बस यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू होती 22/7, एफ आवृत्ति होती कितने हर्ट्ज दिया 60, और प्रतिघात कितना दिया 3.77। जब इनको कट करोगे तो आंसर आएगा 0.01 हेनरी। दोस्तों आपको इतना मेथ्स तो आना चाहिए, कुछ नहीं था। किस प्रकार के रिले में कार्य करने का द्विधात्विक तत्व लगा होता है। तो थर्मल रिले में क्या लगा रहता है, हमारा थर्मल जो रिले होता है उसमें हमारा द्विधात्विक तत्व लगा होता है, बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगी होती है। अब ये 3 इंडक्टर है, मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको ले जाता हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। समांतर में क्रम में जुड़े 3 इंडक्टर है, L1 L2 L3, तो उनका कुल प्रेरक तत्व तो सभी को पता है L1। तो ये रेजिस्टेंस का जैसा हमारा फार्मूला होता ना समांतर में, वैसे इनका हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तीनों की जगह वैल्यू रखिए 1/3, 1/6, 1/9। एलसीएम लोगों कितना आएगा 18 इतना आना चाहिए। लघुत्तम समास 3 का 6 बार, 6 18, 9 दूना 18, ये आ जाएगा 11/18। उसको उल्टा करोगे, एल लाना है आपको, तो एल तो 18/11। जब इसको करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 1.63। एक ही आंसर था, इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 84 वाला। इसमें यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यह हमारा 10 ओम 10 ओम के ये लगे हुए। इसमें बताए कुल रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या में समांतर में है, तो वही समांतर का सूत्र क्या होता है 1/R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ये लगा दिए, ये 1/10 प्लस 1/10। जब इसको सोल्व करोगे 10 से 10 इसको, तो इसको जाएगा ये 10 इधर, यानी टोटल आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2/10। जब उल्टा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/R में 10, 10/2, तो कितना हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा 5। वैसे इसको ये भी काय में है समांतर में, तो ये भी ऐसे ये सेम वैल्यू, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ये ऐसा हो जाएगा हमारा 5 और 5 सीरीज में R1 और प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो उस ऑप्शन में हमारा क्या है 10, इसका आंसर आएगा। क्लास ए, ये भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों, वो वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन बताया था किस तरह से होता है। क्लास ए, तो इसकी पूरी एक टेबल बनाई थी, Y A E B F C, कितने डिग्री पे, इसको 90 डिग्री पे रखते हैं, इसको कितने पे रखते हैं 105 पर, 100 E को 120। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें पेपर कागज, और ये आता, इसमें कौन कौन आता है लेदड़ आता है। तो ए में कौन आता है लेदड़ पेपर, जो तेल में भिगाया हो पेपर, किस में आता है क्लास ए में। ट्रांसफार्मर में अक्रिस्टलीय कोर की प्राथमिक विशेषता क्या है। जो अक्रिस्टलीय कोर होती है उसको इसलिए उपयोग किया जाता है कि जो हमारा हिस्टेरेसिस हानि होती है, भंवर धारा आना, एडी करंट जो लॉस होते हैं उनको कम करने और आवृत्ति उच्च आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसमें काम करते हैं। तो नियमित क्रिस्टल संरचना का अभाव हो, क्लियर है, इसलिए हमने इसको करा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक कार्यशाला में किस प्रकार की वायरिंग। हमारे घर में वायरिंग जो होती है वो कौन सी वायरिंग यूज करती है हम, क्लीट वायरिंग नहीं, भीतर कंड्यूक्टिव वायरिंग, भीतरी कंड्यूक्टिव होता है, जो हमारा पीवीसी पाइप होता है उसको कंड्यूक्टिव वायरिंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसील्ड वायरिंग, जो छत में छुपी हुई वायरिंग को कहते हैं। क्लियर है, तो इसका यह आंसर आएगा। अगला होता है मोटर के कोलार का उपयोग सामान्यतः मोटर किस भाग में किया जाता है। जो कोलार होता है, तो हमारा जो एसी मोटर होता है, तो ये मोटर होता है उसके पोल होते हैं, उस पोल के इस साइड के तिरछे भाग को हम जो फील्ड पोल होते हैं उसी को कोलार, जो गैप होती है उसको हम क्या बोलते हैं कोलार, कि ठंडी बनी रहे। क्लियर है। नमी या धूल वाले पर्यावरण औद्योगिक वायरिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। नमी और धूल से बचाने के लिए हम, या वातावरण से बचाने के लिए हम छत में पाइप जो डालते हैं वो क्या होते हैं भीतरी डालते हैं कि खुले डाल देते हैं। तो भीतरी वायरिंग कंसील्ड वायरिंग अभी करवाया ये 3 फेज एसी मोटर में कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग 3 फेज मोटर में क्यों करते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ। एक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर और मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होती है। ये क्यों करते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग इस तरह से होती है, यानी हर कोइल के ऊपर कोइल, कोइल के ऊपर कोइल, कोइल के ऊपर कोइल। तो ये क्यों करते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग याद रखना, इन सभी का सेंटर सेम होता है और हर कोइल क्या होती है अलग अलग होती है, ठीक है, एक नहीं होती। उसके बाद इनकी पोल पीच समान नहीं होती, पोल पीच जो होती है वो समान नहीं होती। तो ये देखा जाता है कि उसमें कॉन्सेंट्रेटेड जो सकुंडली है, कुंडलियाँ बनाने तो क्या है स्टेप्ड फॉर्म, यानी ये पूरे एक स्टेप में बनाई जाती है। काय में क्या जाता है स्टेप में
बनाई जाती है। अगला है, जब एक धारा प्रचालित ईएलसीबी में सभी चालकों की धारा को सदिश योग शून्य होता है, वो क्या होता है? तो हमारा ईएलसीबी से स्वतः विभाजित कर दे। ईएलसीबी क्या होता है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी जब भी कोई करंट वारंट चालक से धारा के सदिश योग, यानी भाई हमारा जो करंट है, तीन RYB तीनों से, यानी हमारा मान लो फेज और न्यूट्रल हमारा करंट है, इनका योग क्या होना? शून्य होना चाहिए आखिरी में। किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा है, तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होना चाहिए? जीरो। यदि जीरो नहीं हो रहा उनका योग, तो फिर क्या होगा? तो उसमें क्या हो रही है? लीकेज हो रही है। तो लीकेज से कौन प्रोटेक्शन देता है? ईएलसीबी। ईएलसी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने आपको क्वेश्चन करा है। आगे जो बचे वो क्वेश्चन हम आपको आगे कराएंगे। दोस्तों आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो पोस्ट थी एमपी लाइनमैन की, वो टोटल थी 1162 समथिंग पोस्ट थी। तो आपका जो कट ऑफ है, मान के चलिए कि आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से है, तो जनरल कैटेगरी से आपका कट ऑफ 80+ रहेगा, मान के चलिए। यदि आप ओबीसी में हो तो आप मान के लिए चलिए 75+ आपका कट ऑफ जाएगा। यदि आप एससी के हो तो आपको मान के चलिए 70 के अबोव आपका कट ऑफ रहेगा, और एसटी के हो तो 65 के अबोव ही आपका कट ऑफ रहेगा, 65 से 70 के बीच। तो इतना कट ऑफ तो आपका रहेगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।